नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। दोस्तों, जो आपसे फीडबैक हमें मिल रहा है, मुझे मालूम है कि आप शो को पसंद कर रहे हैं, इसका लुत्फ ले रहे हैं, आपकी जानकारी बढ़ रही है भारत के कुछ कम जाने माने नायकों के बारे में भी। मेरी बस आपसे एक प्रार्थना है, आजकल हमारे बच्चे जो हैं वो इतना कम जानते हैं देश के इतिहास के बारे में, हमारी सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, कल्चरल धरोहर के बारे में, कि मैं चाहता हूं कि आप जरूर उनको ये शो सुनाएं और फिर उनसे भी फीडबैक लें कि उनको मजा आ रहा है कि नहीं। तो जो हमारा प्रयास रहता है, आपको ऐसे लोगों की, ऐसी महान शख्सियतों की कहानियां सुनाएं जिनके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते हैं। इसलिए ही आज हमने अपना नायक चुना है विज्ञान के क्षेत्र से। एक ऐसा बॉटनिस्ट जिसे सिर्फ भारत में ही नहीं, इंग्लैंड में भी सम्मानित किया गया, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के फेलो रहे, 5th and 6th इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे और मेंबर रहे अमेरिकन अकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस के। जी हाँ, आज हमारे नायक हैं विख्यात वैज्ञानिक, बॉटनिस्ट, जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट बीरबल साहनी जी। नायक। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि क्यों अपनी कॉपी कोरी यानी कि खाली छोड़ आए बीरबल साहनी बीएससी के इम्तिहान में। क्यों ठुकरा दिया बीरबल साहनी जी ने भारत के शिक्षा सचिव, एजुकेशन सेक्रेटरी जैसा प्रतिष्ठित पद, और कैसे स्थापित किया दुनिया के सामने कि भारत में पुरातन काल से, बहुत पुराने जमाने से ही सिक्के ढालने की कला मौजूद थी, कॉइन मेकिंग की एक्सपर्टीज हमारे देश में थी। सुनाऊंगा आपको कई और रोचक और प्रेरणादायक किस्से इस महान वैज्ञानिक के जीवन से जुड़े हुए, और साथ ही होंगे कुछ खूबसूरत सदाबहार गाने भी। तो सुनते रहिए मेरे यानी संजीव श्रीवास्तव के साथ नायक। बात कर रहे हैं आज हम महान वैज्ञानिक बीरबल साहनी जी की, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। आप सुन रहे हैं आज जाने माने विख्यात वैज्ञानिक, बॉटनिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट बीरबल साहनी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक और प्रेरणादायक किस्से। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बीरबल साहनी का जन्म हुआ था 14 नवंबर 1891 में। उनके पिता का नाम था रुचिराम साहनी, जो स्वयं केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। एक वैज्ञानिक, इंटेलेक्चुअल वातावरण बीरबल साहनी को अपने पिता की वजह से जैसे विरासत में मिला था। पिताजी की सोहबत, संगत भी बड़े नामचीन लोगों के बीच थी। मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू इत्यादि तो उनके मित्र हुआ करते थे। जन्म हुआ था बीरबल साहनी का पंजाब के शाहपुर जिले के भेड़ा गांव में। यह गांव दरअसल नमक की चट्टानों एवं पहाड़ियों से घिरा हुआ भूगर्भ यानी आर्कियोलॉजिकल साइंस का जैसे अजायबघर था। बहुत ही खूबसूरत, रमणीय जगह थी, और ऐसे ही खूबसूरत वातावरण के बीच बीरबल साहनी का बचपन गुजरा था। इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक वातावरण पिताजी ने घर में बनाई रखा था। इस वजह से बचपन से ही विज्ञान में रुचि बीरबल की बढ़ती गई, और साथ ही क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत वो रहते थे, प्रकृति के पुजारी भी वो बन गए। बचपन से ही पहाड़ों की प्राकृतिक शोभा को निहारा करते थे। आसपास के रमणीय स्थल, हरे भरे पेड़ पौधे, दूर दूर तक फैली सफेद पर्वत चोटियां, ये सब बातें उन्हें मुक्त करती थी। लाहौर के सेंट्रल मॉडल स्कूल में शिक्षा ग्रहण की और उच्च शिक्षा के लिए वो लाहौर के ही गवर्नमेंट कॉलेज में गए। वहां प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्री प्रोफेसर शिवदास कश्यप उनके गुरु बने, जिन्होंने उन्हें बहुत ही विशेष स्नेह दिया। 1911 में पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने बीएससी की परीक्षा पास की। 1920 में बीरबल साहनी का विवाह हुआ सावित्री जी से, जो पंजाब के एक प्रतिष्ठित परिवार से आती थी। राय बहादुर सुंदरदास की बेटी थी वो। पत्नी का सहयोग बीरबल साहनी के शोध कार्यों में जीवन पर्यंत रहा। फॉसिल साइंस या जीवाश्मों में पति पत्नी दोनों को ही गहरी दिलचस्पी थी। उनके चित्र बनाना तथा फोटो खींचना, ये काम दोनों बखूबी किया करते थे।
नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज महान वैज्ञानिक, बॉटनिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट बीरबल साहनी जी की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो कैसे अपने पिता प्रोफेसर रुचिराम साहनी साहब का बहुत गहरा प्रभाव रहा पुत्र बीरबल के जीवन पर, और कैसे एक बार उनके पिताजी ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दे डाली थी। दरअसल प्रोफेसर रुचिराम साहनी का बचपन बहुत मुश्किलों में बीता था, आर्थिक तंगी के बीच। हालांकि उनके पिता बड़े रईस होते थे, लेकिन फिर कुछ व्यवसाय में नुकसान होने की वजह से परिवार आर्थिक तंगी में आ गया। जिस घर में रेशम का लिबास पहनने का रिवाज था, महिलाएं सोने के कड़े पहनती थी, जेवर का शौक रखती थी, वो परिवार एकदम पैसे पैसे का मोहताज हो गया। बचा उनके पास तो सिर्फ अपनी बुद्धि और कड़ी मेहनत। इसी के दम पर रुचिराम साहनी ने अपने आप को दोबारा खड़ा किया। पूरी शिक्षा उन्होंने प्राप्त की स्कॉलरशिप के जरिए, छात्रवृत्ति के जरिए। एक बार की बात है कि रुचिराम साहनी रात को कहीं दूर से लौट रहे थे अपने घर। रास्ता लंबा था, रात रास्ते में ही गुजारनी थी। उनके पास एक किताबों का गट्ठर था और देखिए चांस, 1 रुपये 20 पैसे भी थे, जो उस जमाने में बड़ी रकम थी। लेकिन वो पैसे खर्च करने के लिए नहीं थे, किसी काम विशेष से उनके पास थे जो उनको घर पहुंचाने थे। तो अब रात कहाँ गुजारें, सराय इत्यादि में रुकने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था, पैसे खर्च नहीं कर सकते थे। अब उनके पास सिर्फ 2 विकल्प थे, या तो रात किसी अस्तबल में निकालें, थोड़ा घोड़ों से भी डर लगता था और थोड़ा ये भी डर था कि अस्तबल में रहेंगे तो किताबें चोरी हो सकती हैं। दूसरा विकल्प ये था कि पेड़ पर चढ़कर सो जाएं अपने किताबों के गट्ठर और 1 रुपये 20 पैसे के साथ। तो साहनी ने यही किया, लेकिन पेड़ के ऊपर चढ़कर भी डर इतना था इस बात का कि कहीं रात को नींद में गिर न जाएं, इसलिए पूरी रात वो जागते रहे। ऐसे मुश्किल बचपन के बावजूद पढ़ाई लिखाई में कभी पीछे नहीं रहे रुचिराम साहनी, और अपनी मेहनत के दम पर लाहौर के शासकीय कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रोफेसर वो बन गए। इन्हीं दिनों गांधी जी ने छेड़ा अपना असहयोग आंदोलन अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ, और उसके फौरन बाद ही हो गया जलियांवाला बाग का नरसंहार। जलियांवाला बाग नरसंहार के खिलाफ प्रोफेसर की जो उन्हें पदवी मिली थी, वो रुचिराम साहनी जी ने अंग्रेजों को लौटा दी। अंग्रेज हुकूमत बड़ी नाराज हुई, धमकी दी गई उन्हें कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। रुचिराम साहनी का उत्तर था कि वो हर परिणाम भोगने को तैयार है। लेकिन साहब, उनकी लोकप्रियता ऐसी थी इलाके में, व्यक्तित्व ऐसा था, शख्सियत ऐसी थी कि अंग्रेज सरकार की भी हिम्मत नहीं पड़ी उनकी पेंशन बंद करने की। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज प्रख्यात वैज्ञानिक, प्रसिद्ध बॉटनिस्ट, जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट बीरबल साहनी जी की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो आखिर क्या वजह रही कि पढ़ाई लिखाई में इतने होशियार, आगे चल के जिसको देश का प्रख्यात वैज्ञानिक बनना था, उसने बीएससी की परीक्षा में अपनी कॉपी खाली छोड़ दी, एग्जाम ही नहीं दिया, निकल आया एग्जामिनेशन हॉल से। हुआ ये कि बचपन से ही स्वभाव में थोड़ी निर्भीकता थी, थोड़ी दिलेरी थी। तो पढ़ लिख के पूरी तैयारी करके जब इम्तिहान देने गए बीएससी का और सामने देखा परीक्षा पत्र, प्रश्न पत्र, तो बीरबल साहनी जी चकित हो गए। एक प्रश्न पढ़ा, दूसरा प्रश्न पढ़ा, तीसरा प्रश्न पढ़ा, देखते क्या है कि सारे वही सवाल थे एग्जामिनेशन पेपर में जो पिछले साल पूछे गए थे। समझ में नहीं आया एक मिनट तो बीरबल साहनी जी को कि करें क्या। लेकिन उनका स्वभाव बचपन से ही हिम्मती था और ये था कि साहब गलत बात स्वीकार नहीं करेंगे। तो बंद करी कॉपी और निकल आए कमरे से बाहर। एग्जामिनर ने पूछा कि बाहर क्यों जा रहे हो, वो कुछ नहीं बोले और उनको देख के कई दूसरे बच्चे भी बाहर निकल आए। एक तरह से एग्जामिनेशन का बायकॉट हो गया। बाद में वाइस चांसलर ने बुलाया इन बच्चों को कि भी क्या बात है, क्योंकि पढ़ने लिखने में होशियार थे, उनकी प्रतिष्ठा एक अच्छे स्टूडेंट की थी। तो जब कुलपति ने बुलाया और पूछा कि बात क्या हुई, माजरा क्या है, तो बीरबल साहनी जी बोले कि सर, जब हम पूरे साल मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं, तो हम भी तो ये उम्मीद रखें
कि जो शिक्षक हैं, टीचर्स हैं, वो कम से कम एक नया पर्चा तो सेट कर दें। एग्जामिनेशन पेपर तो ऐसा बनाएं जिसमें सवाल नए हों। ये तो पिछले साल के सारे सवाल रिपीट कर दिए गए, तो फिर हमारा इम्तिहान देने से क्या फायदा। तर्क इतना सटीक था, लॉजिक इतना जबरदस्त था, और वाइस चांसलर को ये डिसीजन लेना पड़ा कि पूरा इम्तिहान दोबारा होगा। नया पर्चा सेट हुआ, फिर बीरबल साहनी और उनके दोस्तों ने एग्जाम दिया, और इसमें तो कोई शक था ही नहीं किसी को। फ्लाइंग कलर्स से उन्होंने इम्तिहान पास किया। तो ऐसे अपनी बात पर अड़ जाने वाले थे, दिलेर स्वभाव के थे, निर्भीक थे बीरबल साहनी, और बचपन से ही चाहे अकेले भी कोई सफर तय करना पड़े तो उस रास्ते पे अगर वो कन्विंस होते थे कि सही रास्ता है तो चल पड़ते थे। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज प्रख्यात वैज्ञानिक, महान बॉटनिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट बीरबल साहनी जी की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। बताऊंगा आपको कि क्यों मना कर दिया उन्होंने आईसीएस की परीक्षा देने से, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं उनके शोध कार्यों पे। कैसे उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाया बॉटनी के क्षेत्र में, फॉसिल्स के क्षेत्र में, जो बड़ा अभूतपूर्व शोध कार्य, रिसर्च वर्क उन्होंने किया। बचपन से ही वनस्पति शास्त्र में रुचि थी उनको। वृक्ष धरती में दबकर पत्थर जैसे कठोर कैसे बन जाते हैं, इस मामले में भी उनकी जिज्ञासा शुरू से ही थी। इंग्लैंड गए वो 1916 में, वहीं से उन्होंने स्नातक की उपाधि ली, और उसके बाद वो बहुत जाने माने बॉटनिस्ट प्रोफेसर एसी नेवार्ड के साथ शोध कार्य में जुट गए। इसके बाद वो म्यूनिख में गए, जर्मनी, जहां फिर एक और जाने माने बॉटनिस्ट प्रोफेसर के गोनल के निर्देशन में उन्होंने अपने शोध को, रिसर्च को आगे बढ़ाया। यहीं से उनके रिसर्च पेपर्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस जर्नल्स में छपने शुरू हो गए, और दुनिया भर में उनके काम को, उनके रिसर्च वर्क को नोटिस किया जाने लगा, उसकी प्रशंसा होने लगी। इसी दौरान उन्होंने एक अजीबोगरीब फर्न के बारे में भी बताया, जिसके जो मादा पौधे होते हैं उससे लंबी लंबी बेलें निकलती हैं जो जंगली पौधों पर चढ़ जाती हैं, और इन बेलों में बीच बीच में नई शाखाएं निकल आती हैं और मादा पौधों से ऊंची उठ जाती हैं। धीरे धीरे इनकी शक्ल जालनुमा बन जाती है। ये दुनिया के लिए काफी पायनियरिंग नई रिसर्च थी, जिसकी वजह से उनको बहुत अप्रिशिएट किया गया, और वैज्ञानिक कम्युनिटी में उनका सम्मान एकदम से बहुत ऊपर चला गया। तो अब ख्याति बीरबल साहनी जी की पूरी दुनिया के वैज्ञानिक जगत में फैल चुकी थी, खासकर जो बॉटनी और आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिक काम कर रहे थे। मज़ेदार बात यह है कि अब पढ़ाई लिखाई, रिसर्च के लिए तो इंग्लैंड जाना भी उन्हें मंजूर था, जर्मनी में काम करना भी मंजूर था, लेकिन छात्र जीवन के दौरान जब घर वालों ने बहुत कहा था कि इतने कुशाग्र बुद्धि हो, इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दें और फिर बड़े अधिकारी बने, आला अफसर बने, उस समय उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, ये कहकर कि वो कुछ भी कर लेंगे ज़िंदगी में, अंग्रेज़ों की नौकरी नहीं करेंगे। बड़ी मुश्किल से बीरबल साहनी उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश गए थे, क्योंकि वो तो इस बात पर इंसिस्ट करते थे कि देश में जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, आज़ादी की लड़ाई चल रही है, वो उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। जब पिताजी ने बहुत समझाया कि हर शख्स का अलग योगदान होगा, अलग कंट्रीब्यूशन होगा नेशन बिल्डिंग में, देश को आगे बढ़ाने में, तुम्हारा काम है पढ़ना, वैज्ञानिक बनना, तब जाकर तैयार हुए विदेश जाने के लिए बीरबल साहनी। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर प्रख्यात वैज्ञानिक, जियोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट बीरबल साहनी जी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक और प्रेरणादायक प्रसंग। तो कैसे बीरबल साहनी जी ने साबित कर दिया कि भारत में सिक्के ढालने की जो कला थी, कॉइन्स बनाने की जो एक्सपर्टीज थी, वो दुनिया की पुरानी सभ्यताओं के जमाने में ही विकसित हो चुकी थी। हम इस मामले में किसी से पीछे नहीं थे। बताऊंगा आपको कि बीरबल साहनी जी ने यह साबित कैसे किया दुनिया के सामने, लेकिन उससे पहले एक नजर उनके बहुत ही उल्लेखनीय करियर पर डालते चलते हैं। 1919 में वो विदेश से वापस आ गए,
और यहाँ आकर उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी से प्रभावित होकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में वनस्पति शास्त्र के प्राध्यापक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। जनाब, ये उस जमाने की बात है जब विदेशों में जाकर बसने और नौकरी करने के लिए होड़ लगी रहती थी, लेकिन तमाम बहुत अच्छे ऑफर्स के बावजूद जो उन्हें इंग्लैंड, अमेरिका और जर्मनी की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज से मिले थे, उसके बावजूद भी बीरबल साहनी जी ने तय किया कि वो वापस अपने देश आएंगे और अपने देश के लिए काम करेंगे। 1933 में उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली डीन के बतौर। 1943 में जब लखनऊ में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्थापित हुआ तो प्रोफेसर साहनी उससे जुड़ गए। प्रोफेसर बीरबल साहनी एक बहुत कुशल टीचर तो थे ही, लेकिन दरअसल उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी फॉसिल रिसर्च में थी, अनुसंधान में थी, शोध कार्य में थी। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में उन्होंने अनेक निष्कर्ष निकाले। अपने इन्हीं आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशंस के चलते एक बार जब रोहतक टीले के पास एक हिस्से पर डॉक्टर साहनी ने हथौड़ा मारा तो वहां पर उनको कई सिक्के मिले। इसके बाद उन्होंने अपनी रिसर्च से यह भी इस्टेब्लिश किया कि जो जाति इस इलाके में रहती थी वो विशेष प्रकार के सिक्कों को ढालना जानती थी, बनाना जानती थी। उन्होंने वो सांचे भी बरामद किए जमीन के नीचे से जिनमें ये सिक्के ढाले जाते थे। फिर उन्होंने कंपेयर किया हमारी कॉइन्स को चाइनीज कॉइन्स से, रोमन कॉइन्स से, अफ्रीकन कॉइन्स से, जो पुराने कॉइन्स उनको मिले थे। और जब उनको कंपेयर किया उसके बाद बीरबल साहनी जी ने ये एस्टैब्लिश किया कि रोमन सिविलाइजेशन से भी पहले भारत में बहुत हाई क्वालिटी के कॉइन्स बनाने का सिलसिला शुरू हो गया था। हमारे पास तब भी ये तकनीक थी, एक्सपर्टीज थी। नमस्कार, अभिनंदन, आदाब, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश नायक में। बात कर रहे हैं हम आज प्रख्यात वैज्ञानिक, बॉटनिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट और जियोलॉजिस्ट बीरबल साहनी जी की। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव और आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम। तो आखिर क्यों ठुकरा दिया बीरबल साहनी जी ने भारत सरकार का एक बहुत ही प्रेस्टिजियस ऑफर? भारत सरकार ने उन्हें कहा कि आप देश के एजुकेशन सेक्रेटरी, शिक्षा सचिव बन जाइए, लेकिन इस प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया बीरबल साहनी जी ने। दरअसल बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार वाले थे डॉक्टर बीरबल साहनी। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सदैव खादी का साफ पजामा पहनते थे, सफेद शेरवानी और ऊपर गांधी टोपी। वो लैब की बजाय फील्ड में काम करना ज्यादा पसंद करते थे। आजादी के बाद देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उनके पास प्रस्ताव भेजा कि आप शिक्षा सचिव बन जाइए, लेकिन बहुत ही विनम्रता के साथ डॉक्टर बीरबल साहनी ने इस ऑफर को यह कहकर मंजूर नहीं किया कि वो जिस संस्थान से जुड़े हुए हैं, जिस रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, उसी को आगे बढ़ाना चाहेंगे। अब लखनऊ यूनिवर्सिटी के उस प्रोजेक्ट में वो अवैतनिक, अनपेड, ऑनररी अध्यक्ष थे और उनकी सादगी की कई कहानियां मशहूर हैं। एक बार का वाकया है कि जब लखनऊ यूनिवर्सिटी की इमारत बन रही थी, सिर्फ 3 ही कमरे बने हुए थे, तो कुछ विदेशी साइंटिस्ट्स उनसे मिलने पहुंचे कैंपस में। आकर उन्होंने पूछा कि किधर बैठते हैं बॉटनी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष। लोगों ने एक कोने की तरफ इशारा कर दिया कमरे के। जब उस तरफ पहुंचे विदेशी वैज्ञानिक तो देखते क्या हैं, एक मेज रखी है, एक कुर्सी है, मेज पर कॉपियों का, किताबों का ढेर है और कुर्सी पर बैठा एक शख्स मैग्नीफाइंग ग्लास लगाकर बहुत ध्यान से कुछ देख रहा है। विजिटर्स ने हैरानी के साथ पूछा कि जनाब, क्या बॉटनी डिपार्टमेंट के हेड आप ही हैं? क्या आपके पास कोई अलग कमरा नहीं है, कोई कैबिन इत्यादि नहीं है? इस पर डॉक्टर साहनी का जवाब था कि बड़े कामों के लिए तड़क भड़क, प्राइवेसी और अलग कमरे की, भवन की आवश्यकता नहीं होती, निष्ठा और लगन की जरूरत होती है। अब तक डॉक्टर बीरबल साहनी की ख्याति पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। 3 अप्रैल 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बीरबल साहनी संस्थान की आधारशिला रखी और इस संस्थान की दीवारों पर खुदाई से प्राप्त जानवरों की हड्डियों को नगों की तरह, नग की तरह सजाया गया था। 10 अप्रैल 1949 को दिल का दौरा पड़ने से
महान वैज्ञानिक डॉक्टर बीरबल साहनी का निधन हो गया। भारत में बॉटनी के क्षेत्र में, वनस्पति क्षेत्र में, आर्कियोलॉजी और जियोलॉजी के क्षेत्र में जो भी बड़े डेवलपमेंट्स हुए, आज़ादी से पहले और आज़ादी के फौरन बाद, उनका श्रेय बहुत हद तक डॉक्टर बीरबल साहनी की कड़ी मेहनत, निष्ठा और कुशाग्र बुद्धि को जाता है। तो ये थे हमारे आज के नायक प्रोफेसर बीरबल साहनी जी। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आप हमारे कार्यक्रम सुन रहे होंगे और जो एक खास प्रतियोगिता आपके बेनिफिट के लिए हमने शुरू करी है 92.7 बिग एफएम ने, उसमें भी जरूर हिस्सा ले रहे होंगे, क्योंकि उसमें हिस्सा लेंगे तो जानकारी तो आपकी बढ़ेगी ही, साथ ही मिलेंगे कुछ अच्छे इनाम भी। तो कल शाम 8 बजे एक बार फिर हाजिर होता हूं आपके सामने। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर, टेक केयर एवरीवन।